अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूं जनाब। सुबह के आगाज़ के साथ ही आज आपको पता है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस मौसम में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कोविड तो स्पेशली हमारे साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस, डेल्टा वायरस और पता नहीं और कौन कौन से जो है वायरसेस और स्मोक से जो आपके गले ख़राब, ज़ुकाम और छाती का इन्फेक्शन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि सर्दी ज़्यादा है और खुश्क सर्दी है, जिसकी वजह से जो है वो अगर लोग कहीं भी बेदतियाती कर लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो ज़रा सी भी ठंडी हो या गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अव्वल तो अगर जो लोग गर्म चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये अब जो सिलसिला चल पड़ा है ये कुछ डिफरेंट सी बात है। इसमें कैसे आपने अपना ख्याल रखना है, इतनी सर्दी को आपने कैसे फेस करना है, ख़ास तौर पे बच्चों में और बुज़ुर्गों में। जो ज़रा ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 50 प्लस लोग हैं या 45 प्लस लोग हैं, उन्होंने अपनी केयर कैसे करनी है और किस तरीके से आपने जो है वो अपने आप को इससे महफूज रखना है, क्योंकि स्मोक भी हमारे साथ साथ चल रही है, कोरोना भी हमारे साथ साथ चल रहा है, ये वायरसेस जो मज़ीद आ गए, ओमिक्रॉन वायरस और डेल्टा वायरस, ये भी हमारे साथ साथ चल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अब वायरस का ये दौर शुरू हुआ है नए साल में, जो ये नए वायरस ने जो है लाहौर में जिसके केसेस जो है वो 300 से अबव रजिस्टर्ड भी हुए हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। क्या वाकई ये ख़तरनाक है? इसमें रिकवर होना मुश्किल होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जाहिर है कि पल्मोनोलॉजिस्ट आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शालीमार हॉस्पिटल लाहौर के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अख्तर अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। और ये सुबह के आगाज़ के साथ ही हमारा एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों की रहनुमाई कर सकें। उनकी सेहत के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, कोई सोशल इश्यूज़ हैं, तो उन सब पर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आज इसीलिए हमने जो है वो मौजू आपसे रिलेट करता हुआ रखा कि जो इतने सारे लोग जिनको छाती का इन्फेक्शन है, जो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आपके पास आ रहे हैं, इस मौसम में एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? थैंक यू डॉक्टर नबिया फॉर इनविटेशन। देखिए आजकल जो सीज़न है वो वेदर चल रहा है और साथ हमारी इन्वायरमेंटल भी बहुत सारी चेंजेस हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम कोविड में इतने अरसे से रिहर्सल कर रहे हैं 1.5 ईयर से, कि हमें मास्क पहनने चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए, क्योंकि स्मोक है उससे हमारे इरिटेंट्स हमारे लंग्स में जाते हैं, थ्रोट में जाते हैं, इन्फेक्शंस होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उससे, फिर इरिटेशंस और सांस फूलना, खांसी, ये प्रॉब्लम होते हैं। हम बेहतर है मास्क पहने ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। बिल्कुल। और सेकेंडली ये है कि साथ बड़ी चिलिंग वेदर है इस वक्त आउटसाइड, और रेनी सीज़न भी साथ स्टार्ट है, तो हम उसके साथ जो हमारी वार्म क्लोथिंग है वो यूज़ करें। और अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है, ये वार्म क्लोथिंग वाली जो आपने बात की है ना, लोग गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं वेयर कर रहे। मतलब मैंने देखा है कि ठीक है अगर उन्होंने कोट पहनना है तो उसके नीचे कोई ऐसा स्वेटर नहीं पहनना, या आप जो है वो कुछ ऐसा स्लीवलेस स्वेटर यूज़ नहीं करना कि जिससे जो है वो उनका सीना कवर रहे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद फैलता है। आप क्या समझते हैं कि सर्दी लगने की वजह से होता है, या ये इन्फेक्शन कोई वायरल इन्फेक्शन है जो आपको चेस्ट की तरफ इफ़ेक्ट करता है, गला ख़राब होता है और फिर वो एक स्पूटम बनना शुरू होता है और आपकी हालत ख़राब हो जाती है? बेसिकली कोल्ड जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, पर्टिकुलरली वो लोग जो ओल्ड एज हैं, मल्टीपल उनकी कोमॉर्ब कंडीशन है। क्योंकि ओल्ड एज में पेशेंट जितने भी हमारे होते हैं उनको जब सर्दी लगती है तो चेस्ट में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसमें हो सकता है वायरल इन्फेक्शन भी हो, बैक्टीरियल भी हो, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज जो पेशेंट्स हैं उनमें कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो उन बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है। उस इम्यूनिटी के कम होने की वजह से उनमें इन्फेक्शन होता है और वो निमोनियाज़ की तरफ डेवलप हो जाती है। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं। सही। तो यहाँ इस वक्त आपके पास शालीमार हॉस्पिटल लाहौर में कितने पेशेंट जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं और उनकी एज कितनी है? हमारे पास इस वक्त जो पल्मोनोलॉजी ओपीडी, जो हमारी चेस्ट की ओपीडी है, बीइंग अ चेस्ट फिजिशियन, हम बहुत ज़्यादा रेशो इस वक्त देखते हैं एस्थमा, निमोनियाज़, जो उनकी प्रीवियस डिजीज़ होती हैं, COPD, लंग्स की डिजीज़, वो सारी पर्टिकुलरली इन सर्दियों में वर्स हो जाती हैं। जो एक बेस लाइन चल रहा होता है उससे एग्रीवेट हो जाती हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादातर इनकाउंटर है पेशेंट्स का वो मोस्टली इन्हीं पेशेंट्स का है।
सही। तो डॉक्टर साहब इनको फिर जो फौरी ट्रीटमेंट देना होता है, आप इनको इमरजेंसी में चेक करते हैं या इनको फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं? अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का पेशेंट आपके पास आ जाए जिसकी खांसी भी नहीं रुक रही और जिसका सीना जो है वो फुल ऑफ उस टाइम जो है उसको सर्दी लगी हुई है, फिर क्या करते हैं? उसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं? उसमें ये होता है डॉक्टर नबी, हम नॉर्मली ओपीडी बेसिस के ऊपर पेशेंट्स देखते हैं। ईआर एक सेपरेट ऑप्शन है, ओपीडी बेसिस एक सेपरेट ऑप्शन है। अच्छा। तो जो बहुत क्रिटिकल होते हैं वो डायरेक्टली ईआर में लैंड करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट वो वार्ड्स में या आईसीयू या एचडीयूज होते हैं उनमें चले जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड्स पेशेंट की केस को कहाँ रखना है, कितना क्रिटिकल है। जो मोस्ट सीरियस है वो डायरेक्ट आईसीयू में चला जाएगा, जो कम सीरियस है वो एचडीयूज होते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। जो इतने स्टेबल हैं कि हमें उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हम उनको वार्ड्स या जो बाकी सेक्शंस हैं वहाँ रेफ़र कर देते हैं। अच्छा। तो हम जिस तरह हम देखते हैं मोस्टली जनरल ओपीडीज़ में, जो ओपीडीज़ होती हैं ओपीडीज़ बेसिस के ऊपर, वो डेली कंप्लेंट के साथ आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं कि जिनको हम डेली बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि जो बहुत सीवियर हो हम वहाँ से भी उनको एडमिट कर सकते हैं। जो हमें लगे कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ये विद इन कमिंग डेज वर्स हो जाएगा, इसकी प्रीवियस डिजीज़ इतनी कंट्रोल नहीं है, तो हम उनको भी फिर एडमिट करके वहाँ ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब जो भी चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आपके पास आता है, क्या आप सबसे पहले उसका कोविड टेस्ट लेते हैं? ये देखा जाता है कि कहीं सामने बैठा हुआ शख्स जो है वो कोविड पेशेंट तो नहीं है, या उसे कोई डेल्टा वायरस या कोई ओमिक्रॉन वायरस वगैरह तो नहीं है? इनके टेस्ट पहले होते हैं या फिर पहले आप जो है वो कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसी दवाइयाँ देकर जो है वो इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं? इसका इलाज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है? डेफिनेटली ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कॉस्ट को अफोर्ड करना टेस्ट का ये भी एक मुश्किल मरहला होता है। बिल्कुल ठीक। तो एक पेशेंट जो जस्ट आजकल जिस तरह फ्लू सीज़न चल रहा है, फ्लू सीज़न के इस सिम्टम के साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नाक बंद है, गला ख़राब है, बुखार है, बॉडी एक्स के साथ आता है, तो हमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये डिफरेंशिएट करना कि ये जस्ट सिंपल अपर रेस्पिरेटरी अदर देन वायरल इन्फेक्शन कोरोना के वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो फ्लू इन्फेक्शन होता है, या फिर ये कोरोना है। तो हम फिर सिम्टोमेटोलॉजी को और प्रोब करते हैं, बॉडी एक्स हैं ये नहीं है और कब से हैं, कोई एक्सपोजर तो नहीं है पहले इस तरह का, उसको करके फिर हमें लगे तो हम इमेजिंग करवा लेते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, एक्सरेज पे जाते हैं, उसके ऊपर हमें कोई ऐसी फाइंडिंग मिल सकती है। अगर हमारा हाई सस्पिशन है तो हाई सस्पिशन की बेस के ऊपर हम उनका कोविड करवा लेते हैं। और डेफिनेटली इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका इंटरेक्शन काफ़ी क्लोज होता है, वो काफ़ी रिस्क पे होते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जब तक वो टेस्ट होना है तब तक अगर आपके सामने कोविड पेशेंट बैठा हुआ है तो आपकी जान को भी तो उतना ही खतरा है ना, जितना जो है वो सामने बैठा हुआ जो बंदा है वायरस फैलाने का एक जो करियर है वो आपके सामने बैठा हुआ, और आपको तो नहीं पता, जब तक उसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक किसी भी जो है वो सोल्जर को नहीं पता कि वो उसके सामने कौन बैठा हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। तो फिर अगर जैसे ही फौरी तौर पर ऐसा भी कभी पेशेंट्स जो है वो सामने बैठे आए कि आपने जो है वो ट्रीटमेंट दिया और फिर बाद में उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव हो गई हो? जी हुआ है, काफ़ी टाइम्स ऐसा हुआ है कि हम जिसमें सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, बाज़ औक़ात हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, हमें क्योंकि बीइंग ए चेस्ट फिजिशियन हमें चेस्ट आपको पता चल ही जाता है। हाँ, हमें चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी पड़ती है, स्ट्रेस से सुनना पड़ता है, तो सम टाइम हमें क्लिनिकली वो चीज़ें नहीं लग रही होती, लेकिन वो बाद में पॉजिटिव आता है। तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट हमने अपना फेस कवर किया होता है, शील्ड पहनी होती है, हमने प्रोटेक्टिव जो गियर है वो एटलीस्ट लिमिटेड लेवल तक पहना होता है, तो उससे ये होता है हमारी बचत हो जाती है उससे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि ये सब चीज़ें जब आप बिल्कुल हॉस्पिटल में डील कर रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी भी तरह का मरीज़ किसी भी वक्त आ सकता है। अब आपको तो फौरी तौर पर नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, हालांकि आपको जो है वो उसके सिम्टम से अंदाज़ा तो हो जाएगा कि इसकी सिचुएशन किस तरह की है, लेकिन जब तक एक रिपोर्ट नहीं आएगी या लेबॉर्ट्री इसको प्रूव नहीं करेगी, जब तक कोई भी डॉक्टर जो है वो उसका इलाज तो नहीं कर सकता। जाहिर है कि जब तक जो है वो डायग्नोसिस नहीं हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम में बच्चों के साथ बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, बच्चों के गले खराब, जुकाम, बुखार, छोटे बच्चे भी इसमें इफेक्ट हैं, क्या प्रॉब्लम है? मोस्टली जो विंटर सीज़न होता है ये बड़ा छोटे बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, छोटे बच्चे और ओल्ड एज पर्टिकुलरली केसेस जो होते हैं इनके लिए बड़ा मुश्किल सीज़न होता है। और इसके अलावा हमारे पास हमारे इस शहर लाहौर, खूबसूरत लाहौर शहर में हमारे पास वेदर चेंजेस इतनी वो डिफ़िकल्ट हो गई हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है, बेसिकली स्मोक में इतनी गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड, और इसके अलावा और भी पॉइजनिंग काफ़ी सारी होती हैं, और इरिटेंट्स और वो होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। पर्टिकुलरली बच्चा क्योंकि अभी उसके ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे होते हैं, उसकी लंग्स की जो एपिथेलियम है, जो गले का एरिया, वो सारा डेवलप हो रहा होता है। सही। तो इरिटेंट्स जब भी गले में जाते हैं वो एक रिएक्शन कॉज करते हैं, उससे बच्चों की चेस्ट बहुत ख़राब हो जाती है, मोस्टली स्टफ़ी नोज़ रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहते हैं, ये मोस्ट बाकी बच्चों को जो बेचारे इससे ज़्यादा सीवियर और निमोनियास भी हो जाते हैं इस केसेस में। तो इसमें यह है कि हमें बच्चों को मोस्टली इंडोर रखना चाहिए,
ज़्यादा इस सीज़न में हमें बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, ताकि हमें इस चीज़ से हम बच्चों को बचा सकें एटलीस्ट इस छोटे छोटे बच्चों को बाइकों पे लेके लोग निकले हुए होते हैं, उनको सर्दी लग रही होती है और ठिठर रहे होते हैं बुरी तरह से, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, ना मास्क इस्तेमाल करवाते हैं बच्चों को। और जो है इतनी मतलब अगर सर्दी में आप लोग घर में नहीं बैठ सकते, बहुत कोई इमरजेंसी है तो बंदा जो है वो बच्चों को बाहर लेके जाता है, अदरवाइज तो बच्चों को इंडोर ही रखना चाहिए, क्योंकि कल को आपका बच्चा बीमार होगा तो वो सारी रात की नींद आपकी हराम होगी, आपको जो है वो उसके साथ जागना पड़ेगा, आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपने उसकी सारी केयर करनी है। तो वो अपने आप को थकान से या तकलीफ से बचाने के लिए बच्चे की केयर ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ये जो अभी तक वालिदैन को इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्या वजूहात है? हम समझाने में नाकाम रहे, डॉक्टर्स भी कहते जो है वो सुनते हैं कि भाई बच्चों को आप इंडोर रखें, बाहर ना लेके जाएं, लेकिन लोग नहीं सुनते, नहीं मानते। शादियां अटेंड कर रहे होते हैं, शादियों के बाद जो बच्चों की हालतें मैंने देखी हैं, जो वो बीमार होते हैं बेचारे, तो वो फिर कोई सिचुएशन नहीं। इसमें हमें सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिजीज़ की, और ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में तो हमें बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होना चाहिए। हमें पेरेंट्स को जब हमारे पास आते हैं एडल्ट्स, तो हम उनको ये चीज़ गाइड करते हैं कि एटलीस्ट अपना भी उस तरह केयर करें जिस तरह बच्चों का है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनका हमें ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें एक मैस लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर हमें इसमें इंटरवेंशंस करनी चाहिए, लोगों में इंटरवेंशंस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि बच्चों को इस तरह के विंटर में बाहर लेके जाना अवॉइड करें। अब देखिए ना कि सब जगह पे पता है कि अब मौसम जो है वो मज़ीद आगे जो है वो ख़राब ही होगा। महकमा मौसमियात ने भी इस चीज़ की जो है वो पेशन गोई कर दी है कि आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, बारिशों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए बारिशें हो जाएं तो फिर भी स्मोक कम हो जाती है और ये गैसेस जो है वो इनका दबाव जो है वो रुक जाता है। लेकिन अगर बारिश भी नहीं हो रही है, स्मोक भी है और फोग भी है साथ में, तो फिर आप देखें कि इंसान की गले की और सांस की सिचुएशन क्या होती है, जिसमें आपने मास्क भी नहीं इस्तेमाल करना। इवन लोग कहते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं तो हम क्यों मास्क इस्तेमाल करें, हम गाड़ी में बैठ के जो है मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि गाड़ी की भी अगर आप कभी जो है वो गौर से देखें तो आपके पाँवों को ठंड लग रही होती है। आप गाड़ी में अगर जो है वो अपना हीटर ऑन नहीं करेंगे तो आपको ज़रा सी रेज़ों में से भी हवाएं आती हुई जो है वो दिखाई देंगी। वो क्या है? वो डॉक्टर साहब वो स्मोक ही है ना। वो स्मोक आपको जो है वो गाड़ी के अंदर भी तो आ सकती है और आ रही है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से फिर वो बीमार होते हैं और फिर डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। बिल्कुल, बस हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें लोगों की अवेयरनेस, क्योंकि जितनी ये डिजीज़ हैं जिनको हम बचा सकते हैं अपनी सिंपल मेजर्स करके, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए और हमें ख़ुद भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि हम कमिंग डेज़ में या हर सीज़न में हम बच्चों को या बड़ों को इन मसाइल से बचा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपने हॉस्पिटल में इस चीज़ का अहतमाम किया है अवेयरनेस के लिए, जो है वो जगह जगह जैसे जो है वो चप्सा किए जाते हैं, बोर्ड्स वगैरह, या जो है वो कुछ पम्फलेट वगैरह के जिसमें लिखा हो कि बच्चों की हिफाजत ऐसे करें या इस तरीके से, ये कुछ जो है वो इंतजाम किए गए? हमारे यहाँ जब पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड कलर्ड फॉर्म में कुछ ब्रोशर्स बना के रखे हैं। जब पेशेंट देते हैं तो हम कुछ उनको साथ प्रोवाइड कर देते हैं कि ये ब्रोशर्स हैं, आपने ये गाइडलाइंस हैं, इसके मुताबिक आपने प्रिवेंट करना है अपने आप को और बच्चों को। उसमें ये होता है कि एक सिंपल जो उर्दू है उसमें लिखा होता है ताकि हर बंदा अंडरस्टैंड कर सके उस चीज़ को। तो ये भी तस्वीरें बनी होती है ना, कि तस्वीर से भी पता चल जाता है, एनिमेटेड होता है, पिक्चर्स भी बनी होती हैं ताकि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली समझ सकें इस चीज़ को। लेकिन अगर फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो बीमार ही होंगे, जाहिर बात है, फिर डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब अभी तक वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई है, वैक्सीनेशन का जो ये अमल है अभी भी चल रहा है, अब तो बूस्टर डोज भी आ गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने एक कल के परसों से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन। उसमें उनका गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट रखा है कि डेली 500,000 जो पीपल हैं हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, और इसमें यह है कि हमें इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को गाइड करें, हम बताएं कि वैक्सीन उनके लिए बड़ी अच्छी है और उससे उनको बेनिफिट अचीव होंगे, क्योंकि कोविड होना तो किसी को भी हो सकता है, वैक्सीनेटेड को भी, नॉन वैक्सीनेटेड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सिविरिटी है। जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, नॉन वैक्सीनेटेड, उनको कोविड अगर होगा, कोरोना होगा तो वो बहुत ही सीरियस होगा, बहुत सीरियस होगा, और उसमें चांसेस यही हैं कि वो उनको सांस ख़राब होगा, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी।
जब ऑक्सीजन लगानी पड़ती है तो उसके बाद लंग्स की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, लंग्स बहुत ख़राब हो जाते हैं और फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह केसेस में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन अपनी पहली डोज लगवाएं, दूसरी और जो एलिजिबल हैं वो बूस्टर डोज भी लगवाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई है और बाकी डोजेस नहीं लगवा रहे। तो मेरी उनको ये रिक्वेस्ट होगी एज अ डॉक्टर, एज अ चेस्ट फिजिशियन, कि आप लोग अपने जो बाकी रिमेनिंग वैक्सीनेशंस हैं जो मिसिंग हैं उनको आप कंप्लीट करें। जिन्होंने नहीं लगवाई हैं वो भी लगवाएं डोजेज, क्योंकि इसमें चांसेस ये हो आने वाले टाइम में पता नहीं नेक्स्ट जो वेरिएंट्स हैं इसके वो कैसे आते हैं। तो हर वेरिएंट अपनी शेप बदल लेता है, तो इसलिए हमें अपने आप को एवरी टाइम गियर्ड रहना चाहिए। अपनी अपडेटेड जो वैक्सीन हैं वो लगवा लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वक्ती तौर पर फीवर होता है, बॉडी एक्स होती हैं वैक्सीन की वजह से। जी बिल्कुल। शायद लोगों में एक ये फियर है, वो समझते हैं कि शायद वैक्सीन की वजह से कोरोना हो जाता है। तो ऐसा ही है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये वैक्सीन के टेम्पररी साइड इफेक्ट होते हैं, एक दिन के फीवर होता है। कोई भी वैक्सीन लगवा लें, कोई भी लगवा सिंपल वैक्सीन भी हो या कोई भी आप वैक्सीन करवाते हैं तो उसमें जाहिर है आपका जिस्म जो है वो दुखता तो है, तकलीफ तो होती है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई करियर आपके साथ जो है वो जुड़ जाता है या आपके जो है वो सामने आ जाता है और आपको कोविड हो जाता है, तो फिर आप किस तरह सर्वाइव करेंगे जब आपने वैक्सीनेशन जो है वो करवाई नहीं है, आप वैक्सीनेटेड ही नहीं है। तो बूस्टर डोज के हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? चलें, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है अब उनके लिए कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? एक्चुअली जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें यह है कि वैक्सीन पहली और दूसरी डोज लगवाने के बाद इम्यूनिटी विद टाइम ड्रॉप होती है। तो बूस्टर डोज में यह है कि बूस्टर डोज जो अभी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दी है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ। इसमें जो 50 ईयर से ऊपर हैं वो लोग लगवा सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स लगवा सकते हैं, और जिनकी सेकेंड डोज को 6 मंथ का गैप आ चुका है वो लगवा सकते हैं। इसमें यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो वायरस के अगेंस्ट जो उसने आपकी बॉडी को, लंग्स को नुकसान देना है, उस नुकसान से वो बचाएगी वैक्सीन, जो बूस्टर डोज है। बिल्कुल ठीक है। तो बूस्टर डोज बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, वो जरूर लगवाना चाहिए। उसके पर मेरी मतलब रिक्वेस्ट है लोगों से ये भी, यानी कि डर और खौफ जो है वो अपने अंदर से ख़त्म कर दें वैक्सीनेशन के हवाले से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या। देखिए, इंसान जो है ना अपनी केयर हर मुमकिन हद तक करे, अपनी तरफ से तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो आप ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि जब तक आप एहतियात नहीं करते तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ जाता है, क्योंकि आपने एहतियात नहीं की होती। और एहतियात इसी में है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, और ख़ास तौर पे बूस्टर डोज पे जो है वो अब जिन्होंने 2 अपनी वैक्सीन करवा ली हैं और आप कह रहे हैं कि दूसरी डोज में 6 मंथ का गैप आ गया है, जी बिल्कुल, वो बूस्टर डोज करवा सकते हैं। जाहिर है ये तो वो जो डोज लगाने वाले हैं वो भी तो ये देखते ही होंगे ना कि इनका कितना टाइम है और इनको ये लग सकती है या नहीं लग सकती है, वो भी तो सारी चीज़ें नोट करते होंगे। एक बहुत अच्छा जो है वो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और साथ में ये कि अब जहाँ पर भी आप जाते हैं, जिस शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको अपना जो है वो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी कि बात वो है। जो है ना जिसके पास नहीं है वो नहीं एंटर हो सकता, और ये एक अच्छी चीज़ जो है वो तमाम लोगों ने इसको किया है। पहले तो वो पेट्रोल पंप पे भी जो है वो इसको पंप्स पे भी जो है वो इसको काफ़ी ओके किया गया था, लेकिन फिर उसको ज़्यादा देर वो नहीं चल सका, क्योंकि जाहिर है पेट्रोल वालों ने फिर अपना पेट्रोल भी तो बेचना है ना। तो ये भी मामला हुए बहरहाल। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी की बात है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा है, आपके अपने बच्चों को फ़ायदा है, आपके बुज़ुर्गों को फ़ायदा है जो आपके घर में मौजूद है, कि आप ये वैक्सीनेशन लाजमी करवाइए और बूस्टर डोज भी लाजमी लगवाइए, और वो आपको जो है वो पता है कि किस तरीके से आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सीना जब आपका मतलब कोई तकलीफ़ में है, उसके सीने में तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ ये बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो सीना और छाती की होती हैं, ये भी ज़रा हमें बता दीजिए। और इस वक्त में यानी इस ठंड में जो खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें कौन सी ज़्यादा बीमारी जो है वो सर्वाइव करती है? नमूनिया तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहा है बच्चों में भी और जो उम्र के लोग हैं उनमें भी। तो ये ज़रा बता दीजिए इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ? अच्छा, इसमें आजकल के सीज़न में टॉप ऑफ द लिस्ट जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जो फ्लू लाइक इन्फेक्शन है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, विंटर में बिल्कुल सही, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा नमूनियास बड़ी कॉमन है। इसके अलावा जो बाकी किसी को अगर एस्थमा है तो वो वर्स हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले कभी एस्थमा नहीं था, इस सीज़न में क्योंकि बाहर वेदर में ह्यूमिडिटी इतनी है, उसकी वजह से जो अंदर एयरवेज हैं वो बहुत ह्यूमिड रहते हैं, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एयरवे की जो लाइनिंग्स हैं, जो अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी लाइनिंग बड़ी क्लोज हो जाती हैं, उससे घुटन स्टार्ट हो जाती है, सांस फूलने लगता है, तो दमे की अलामत बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो स्मोकर हैं, हुक्का सिगरेट पीते हैं,
उनमें ये सिम्टम और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। अगर एक पहले बेस लाइन पे चल रहे थे तो अब आके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं वो इन पर्टिकुलर वेदर्स में। और बाकी टीबी है जो आजकल के सीज़न से हट किया, वो तो किसी भी सीज़न में हो सकती है। तो टीबी है, फेफड़ों में पानी का भर जाना है, इसके अलावा ये बहुत कॉमन कंडीशन है। फेफड़ों में पानी का भर जाना, ये डॉक्टर साहब मैंने ये बड़ा सुना है, और ये किस तरह से होता है और ये क्या गलती आप करते हैं, कहाँ मिस्टेक होती है जहाँ ये फेफड़ों में पानी भरने वाला जो ये प्रोसेस है ये शुरू होता है? क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है और इसके बाद पेशेंट का ठीक होना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली ये बड़ा पेनफुल अमल होता है पेशेंट के लिए जब ऐसा हो जाए। मोस्टली नॉर्मली तो जो होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें निमोनिया के बाद होता है। अगर निमोनिया प्रॉपर ट्रीट ना हो तो पानी बन जाता है फेफड़ों में। तो सही। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है, और पानी बाद में जो पीप होती है उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है अगर अच्छी तरह ट्रीट ना किया जाए तो। बहुत केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास सर्दियों में। तो डॉक्टर साहब इतने बिगड़े हुए केसेस को ठीक करना ये कितना टाइम ले जाती है चीज़? नो डाउट बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, लेकिन हमें एटलीस्ट 6 वीक टू 2 मंथ का टाइम लग जाता है पेशेंट को कवर करने में, कि एटलीस्ट एंटीबायोटिक से और बाकी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसीजर करके मैनूवरिंग करके हम कोशिश करते हैं चीज़ें बेहतर से बेहतर हों। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसके अलावा पानी और भी बहुत सारी वजह आते हैं। टीबी इटसेल्फ जब हो जाती है, अच्छा, तो टीबी की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है। टीबी बहुत सारी किस्मों की, एक किस्म वो है कि जिसमें फेफड़ों में पानी भरता है। तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह ही ट्रीट करते हैं जब पानी जमा हो जाता है फेफड़ों में। तो ठीक। अच्छा, आज के दौर में बड़ी मिसकन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से मिथ्स हैं कि अगर किसी को टाइफाइड, लोग क्या करते हैं कि अपना टाइफाइड का टेस्ट करवा लेते हैं और टाइफाइड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। डॉक्टर साहब अब नमूनिया टेस्ट करवा लेते हैं, वो पॉजिटिव आ गया, तो उन्होंने कोविड जो स्पेशली कोविड टेस्ट है वो नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोविड नहीं है, हमें जो है वो नमूनिया हो गया है, या हमें जो है वो इस तरह से जो है वो बुखार हो गया, तो ये सारे हमारे साथ प्रोसेस चल रहा है। ये क्या है? ये इस तरह की मिसकन्फ्यूजन्स क्यों है? बेसिकली ये एक है जो आप बात कर रही हैं उसका टाइफाइड का तो हर गली मोहल्ले में जो लैब बनी है वही आपको पॉजिटिव, अगर हम अपना करवाने जाएं, आप भी करवाने जाएं। और ये बात जो है वो एग्जैक्ट भी है कि आप इसका जब भी टेस्ट करवाएंगे पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, अगर आपको एक दफ़ा जो है वो टाइफाइड हो गया है तो वो हर दफ़ा आपका जो है वो पॉजिटिव आना ही आना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जो है वो टाइफाइड ही है। बेसिकली हम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो टाइफाइड का स्पेसिफिक टेस्ट है वो होते हैं कल्चर्स, वो हम करते नहीं हैं। वो उनके ब्लड कल्चर, एंटीजन का टेस्ट होता है वो हम करते हैं, वो पॉजिटिव ही समटाइम रहते हैं। तो उनकी ओवरऑल इंटरनेशनली या बहुत अच्छी लैब्स यहाँ पाकिस्तान में तो करती नहीं है, तो छोटी मोटी लैब्स हैं वो करती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उसका तो 1 वीक के अंदर रिजल्ट आता है ना, वो तो थोड़ा टाइम भी तो लेता है ना, बहुत इमरजेंसी है तो 3 से 4 दिन तो फिर भी ले लेते हैं। डेफिनेटली 3 to 4 डेज के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन टाइफाइड के साथ सिम्टम की प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है। एक पेशेंट अगर उसको कोई गला खराब हुआ है, खांसी हुआ है, तो उसका टाइफाइड का टेस्ट ज़रूर होगा। वो जिस तरह आपने बात की कि कोविड, वो जो कोविड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक जो फेज़ होती है डिनाइल फेज़, उसमें होता है। अगर उसको नमोनिया भी हो जाता है तो वो ये नहीं समझता कि ये नमोनिया, ये कोविड है, वो समझता है नहीं ये आम सा नमोनिया है। और हमें बड़ा कन्विंस करना पड़ता है फैमिली को और अटेंडेंट्स को कि आप प्लीज़ इनका कोविड तो करवा लें ज़रूर। अच्छा, नहीं करवाते, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करवाना, कोविड है ही नहीं, हमने ये टेस्ट करवा लिया बस यही है। और 100% चांसेस होते हैं कि ये कोविड है, आप यकीन करें। ये ऐसा केसेस में देखने में आया है बहुत से, स्पेशली मतलब क्योंकि हमारा डॉक्टर से इंटरेक्ट रहता है, हम बैठते हैं, सब बात होती है, तो वो सब बताते हैं कि मसला कुछ होता है और लोग मसला कुछ लेकर आ रहे होते हैं, और जब हम कहते हैं नहीं आप ये टेस्ट करवाएं तो वो आगे से जो है वो फिर हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी की कैफियत इख्तियार कर लेते हैं कि आपको कह दिया है कि टाइफाइड है तो आप टाइफाइड का इलाज करें। मतलब वो डॉक्टर को समझाने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इस तरह के भी केसेस आपके पास आते हैं? इवन ऐसे होता है कि हाई क्लिनिकल सस्पिशन जो हमारा है उसके ऊपर होता है कि इनको कोविड है, मतलब हम इमेजिंग करवा लेते हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी, तो वो उसकी फीचर बिल्कुल कोविड वाले होते हैं, लेकिन फैमिली कभी एग्रीड नहीं होती, ऐसे मानने की तैयारी नहीं होती, और कहते हैं हमने टेस्ट तो करवाना ही नहीं है। अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो बगैर टेस्ट भी गलत है, लेबोरेटरी ने, लैब ने टेस्ट भी गलत कर दिया है, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि लोगों को वही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, और लोगों की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल करें लोग, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई ये मुझे लगता है मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है कि जब बंदा उसमें बीमार हो जाता है ना तो उसको समझ कुछ नहीं आ रही होती। ये जो दिमागी बीमारी है ना, ये नज़र नहीं आती है, ये सिर्फ तंग करती है, और जिस इंसान को तंग कर रही होती है ना वो इंसान और लोगों को तंग कर रहा होता है, और बज़ाहिर देखने में वो इंसान बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जहनी बीमारी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो वो कन्वर्ट होके वो फिजिकली अगर भी बंदा बीमार हो और जहनी भी मफलूज हो, जहनी बीमारी भी साथ चल रही हो, तो अब जहनी बीमारी का इलाज तो लोग करवाते नहीं,
क्योंकि उसका तो पता ही नहीं ना, उसने तो नजर ही नहीं आना। वो तो अगर कोई बेवकूफ़ों वाली बातें भी कर रहा होगा या कोई अच्छी बातें भी कर रहा होगा तो लोग उसको कहेंगे बहुत बेवकूफ़ है, बस ये कह के बात खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं देखे जाते कि इसके पीछे रीजंस क्या है। बहुत सारे लोग अपनी मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी फिजिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत कर लेते हैं। ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं और ये मामलात हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर पे छोड़ दें। डॉक्टर ने पढ़ा है, लिखा है, उसने डिग्री हासिल की है, उसने ऐसे ही तो नहीं जो है वो ये सब काम किया, उससे ज़्यादा समझ है आपसे। आप अपने पेशेंट को उस तरह ट्रीट ना करें कि आप डॉक्टर हैं, क्योंकि जो साथ आते हैं ना लोग वो बड़े डॉक्टर होते हैं। हाँ, वो काफ़ी सजेशन देते हैं साथ वाले भी कि हम ये वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं। नहीं, हमारे दौर में तो ऐसे नहीं होता था, हमारे दौर के डॉक्टर जो है वो तो इस तरह कर देते थे तो बंदा ठीक हो जाता था। आज के यंग डॉक्टर जो हैं उनको तो आता ही कुछ नहीं है। ये चीज़ें सामने आई हैं और हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं, रिपोर्ट हुई हैं। तो इस चीज़ का क्या हल है? आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि यार ऑलरेडी बंदा जो है वो इनका प्रॉब्लम में है, स्वेयर कंडीशन में है, ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे, हमें इसको ट्रीट करना है, तो फिर किस तरह समझाते हैं? बेसिकली कुछ डिजीज़ में लैक ऑफ एजुकेशन है। पेशेंट्स और अटेंडेंट कोई ऐसा जो फैमिली मेम्बर है उसको हम एजुकेट करते हैं बैठ के कि जो अंडरस्टैंड कर सके बात को ना, तो जो हमारा एक सिंपल और इजी मैसेज है वो कन्वे हो जाए उसकी तरफ, तो बाकी फैमिली को एटलीस्ट हमें ये होता है कि फिर हम कंफर्टेबली डील कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये डिज़ीज़ इस तरह की हम सस्पेक्ट कर रहे हैं और आप इसको लेके चलें, वरना अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सही। तो लोग होते हैं फिर अंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसे भी होते हैं जो पेशेंट लेके भाग जाते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं कराना यहाँ से इलाज। हाँ, लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसे भी करते हैं क्योंकि और फिर देखिए वो पेशेंट लेके सब जगह पे फिर रहे होते हैं और एंड टू एंड करना उनको वही पड़ता है जो पहले डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बेसिकली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए पेशेंट का ना, कि वो अगर सेटिस्फाई है तो वो ट्रीटमेंट से उसकी जो एडजस्टमेंट है वो रहेगी। अगर वो या फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जितना भी ट्रीट करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, उसमें बड़ी मुश्किल आएगी आपको खुद इटसेल्फ। ऐसे ही है। तो इसलिए इस तरह के जो डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं इनको अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए। बेसिकली चीज़ को अगर आप बीमारी को फैमिली को एलेबोरेट कर देंगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज़ को। फिर सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं? हम अभी स्मोक भी हमारे साथ चल रही है, कोविड भी हमारे साथ चल रहा है, मिक्रॉन वायरस भी हमारे साथ चल रहा है, डेल्टा भी हमारे साथ चल रहा है, और पता नहीं अल्लाह माफ़ करे और किस किस किस्म की ये वायरसेस जो है वो अपनी शक्लें बना रहा है और दिखा रहा है, और आने वाले टाइम में हमें और कितने वायरसेस से जो है वो निपटना पड़ेगा और ये बीमारी कहाँ जाके जो है वो ख़त्म होगी। तो ये इससे बचाव की जो सही एहतियाती तदाबीर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, वो क्या क्या होनी चाहिए इंडिविजुअल सबके लिए बता दीजिए। अच्छा, बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों में जो डिज़ीज़ है 5 ईयर्स 6 ईयर्स से कम, वो कम रिपोर्ट हुई है। उसकी कुछ मेडिकल रीजंस हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं जो बच्चों में नहीं बनते, इसलिए डिज़ीज़ इफेक्ट नहीं करती बच्चों को। लेकिन इससे ऊपर एजेस के जितने बच्चे हैं वो मैक्सिमम जो अपना मास्क लगाएं, जहाँ भी गैदरिंग में जाएँ, हैंड सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है एटलीस्ट इसको लेके चलें। वो तो लोग भूल गए ना। हाँ, वो तो भूल गए। आप देख लें किस तरह मार्केटें भरी पड़ी हैं, किस तरह शादियों में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। अब इंडोर पे पाबंदी लग गई है, इंडोर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। अब जो आउटडोर जो शादियां हो सकती हैं या हो रही हैं वही हो रही हैं, या पहले से जो सिलसिले चल रहे हैं इस पे काफ़ी हद तक, अब देखें जब तक कानून नहीं होता ना डॉक्टर साहब, ये मानते नहीं है ना, मसला ये है, मसला ये है। जी, तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स में भी वही रूल है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखें, और अपनी जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई वो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें, और जिनकी डोजेज़ मिसिंग हैं वो अपनी कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा और डॉक्टर नबिया एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के अलावा, जी, कि हैंड सैनिटाइजेशन के अलावा, कि हमें जो जहाँ हमारी सीटिंग है ना वो हमारा एरिया ओपन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो वायरस का स्प्रेड बहुत कम होता है। ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप अगर किसी को आप वायरस दे नहीं सकते और किससे कैच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब ओपन एयर में जाएगा तो वायरस डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी
ट्रांसमिसिबिलिटी जो रीज़न है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ओपन एयर या प्रॉपर वेंटिलेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जहाँ भी क्लोज ऑफिस में काम करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके ना बैठें। हाँ, एटलीस्ट हमें कुछ क्रॉस वेंटिलेशन ऐसी रखनी चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर फॉलो करें। डॉक्टर साहब इतनी सर्दी में दरवाजे खिड़कियाँ खोल के बंदा बैठ जाए नो डाउट ये एक मुश्किल काम है, लेकिन हमें इन चीज़ों की डेफिनेटली पाबंदी भी तो करनी है ना। हमें ये जो डेडलीस्ट वायरस है जो पूरी दुनिया के लिए एक बना हुआ डायलीमा, हमने इससे भी तो बचना है डेफिनेटली। बिल्कुल। और अभी तक सही वैक्सीन भी तो नहीं आई ना, अभी तक सही प्रोसेस भी तो नहीं चला कि कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसको लगाने के बाद ये बस प्रूव्ड हो जाए कि अब कभी किसी को कोरोना नहीं होगा। असल में ये नई डिजीज़ है, ये दुनिया ने पहली दफ़ा फेस की है, तो इवॉल्विंग फेज़ में है ये। तो बल्कि हम बड़े लकी हैं कि इतने रैपिड टाइम में वैक्सीन हमारे तक पहुँच गई है। जी बिल्कुल। वरना तो साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को बनाने में। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, लोग बहुत इस दुनिया से जो है वो गए इस डिजीज़ से। पाकिस्तान में भी जो है वो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और पिछले साल तो बहुत ही, और उससे पिछले साल भी जो है जो खौफ व हिरास रहा लोगों में, उसके बाद अब तो लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया ना, क्योंकि 2 साल गुजर गए इस बीमारी के साथ साथ जो है सर्वाइव करते करते। लेकिन अभी भी ये उतनी ही ख़तरनाक है और अभी भी ये उतनी ही तकलीफ दे है। जिसको होता है उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है बस वही सर्वाइव करता है। तो डॉक्टर साहब इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी ज़रूरी हैं? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम टाइमली ब्रेकफास्ट करें, हम अपने ईटिंग हैबिट्स बेहतर करें, अपना सोना उठना वो शेड्यूल हमारा अच्छा हो, और फ्रेश फ्रूट्स हम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम वॉक करें, ये हेल्दी लाइफस्टाइल, और बहुत हमारा एक एम्बुलेटरी लाइफस्टाइल जो है ना वो ऐसा ना हो, बस एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हो ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रख सकें। सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये अगर कोई मतलब बंदा ये सारी एक्टिविटी करता है, अपने आप को जो है महफूज भी रखता है, खाना भी उसका जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखने में आया है कि लोगों को कोविड हो रहा है और हो जाता है, नहीं पता चलता, वो घर से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन कोई दूसरा करियर जो है वो उनके घर में एंटर हो जाता है। अब ये भी तो कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब एक टाइम था कि घरों में काम वालियों का आना जो है वो बंद कर दिया गया था। इवन के सोसाइटीज़ की जो लोग थे वो काम वालियों को अंदर एंटर नहीं होने देते थे, लोगों को खुद काम करना पड़ता था कि अगर ये करियर जो है वो एंटर हो गया तो बच्चों को, बड़ों को या बुजुर्गों को इफेक्ट ना कर दे। तो आज ये देखने में आया कि फिर दोबारा से वैसी ही सब चीज़ें जो है वो ऑन हो गई हैं। तो ये कितनी हद तक डेंजरस हो सकता है? अब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई प्लम्बर आ रहा है काम करने वाला, या कुछ भी आ रहा है, तो आपके घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब मैं मतलब इन सब चीज़ों का बड़ा एहतियात करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या पता कि कौन कैरियर जो है वो आपके घर में एंटर हो जाए। अब ये वो लोग हैं जो अगर आप अब कुछ आपका नलका खराब हो गया है या पानी नहीं आ रहा है तो प्लम्बर तो आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप उस मसले का हल कैसे करेंगे? अब अगर खुदा ना खास्ता उसको पहले कोविड था या वो इन प्रोसेस कोविड में है और वो आपके घर में एंटर हो गया तो भी मसले मसाइल। आप किसी को चेकअप करके तो नहीं अंदर एंटर कर सकते कि अब इसका पहले चेकअप करें और फिर इसको एंटर करें। तो ये किस तरह जो है वो इससे बचा जा सकता है? जो ये बड़ी अच्छी बात की आपने, जो लास्ट वेव थी डेल्टा वेव, उसमें हमें यही तो प्रॉब्लम हुआ कि जो कैरियर्स थे हम उनको ट्रेस नहीं कर सके। जो एक्टिव थे वो तो हमें पता था ये एक्टिव है, इनको हमने आइसोलेट कर लिया। जो कैरियर थे अपेरेंटली हमें दिखने में ठीक लग रहे थे, सिम्टम नहीं थे, लेकिन वो वायरस लेके घूम रहे थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वायरस स्प्रेड किया। तो हमें ये मैस लेवल पे जिस तरह स्क्रीनिंग चल रही थी कि कोविड होना चाहिए, कोविड सबका होना चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। कोई इस तरह का टेस्टिंग गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए मार्केट में, ताकि जो कैरियर्स हैं हम उनको बचाएं, वो जो हेल्दी पीपल हैं उनको ना इन्फेक्ट करें। जो पॉजिटिव है वो तो हमें पता है पॉजिटिव है, आइसोलेट कर दिया हमने, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कैरियर को ट्रेस आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब ये जो लोग आपके घर में आ रहे हैं ना, इनको बराए मेहरबानी जब भी आपके घर में एंटर होना तो इनको हाथ धुलवाएं, पहले मास्क इन्होंने पहना हुआ हो और इनसे सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखें, क्योंकि घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए या आपने ठीक करवानी है तो आपको प्लम्बर भी चाहिए, आपको जो है इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, आपको काम वाली भी चाहिए। तो काम वाली को भी बच्चों से, बुजुर्गों से दूर रखें और उन्हें खुद भी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात करें और हाथ धोएं। हाथ धो के घर के अंदर एंटर हों और अपना मास्क जो है वो उन्होंने जब तक वो आपके घर में रहे उनका मास्क नहीं उतरना चाहिए। वो क्योंकि वो खांस रही होती हैं और वो अपने ही दुपट्टे से साफ कर रही होती हैं, और ये बहुत डेंजरस है। देखिए मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब भी यहीं पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर ढूंढते रहते हैं कि ये हुआ कैसे, इतने सारे लोग जो है वो एकदम से इसका शिकार कैसे हो गए। और पिछले साल ऐसा ही हुआ कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन चीज़ें इस तरह फैली जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जिन्होंने एहतियात नहीं की फिर वो करियर्स ने जो है वो उनको इफेक्ट किया, और बच्चे भी और बड़े भी सबको कोविड हुआ।
किसी ने टेस्ट करवाया, किसी ने नहीं करवाया। ये पक्की बात है। गले सबके ख़राब हुए, ज़ुकाम सबको हुआ, बुखार सबको हुआ, यही इसके सिम्टम्स हैं, कोई नए सिम्टम्स नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता स्वेर सिम्टम ये है कि आपका सांस ही रुक जाए। उस वक्त आप जो है वो क्या करेंगे कि एक सांस पे ही ज़िंदगी चल रही है, और अगर सांस ही सही नहीं आ रहा तो फिर अब बंदा वेंटिलेटर पे जाएगा, सीधा सीधा ऑक्सीजन पे जाएगा, और वहाँ से वापस आना तो इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि इसका जो मेनली स्प्रेड है वो रेस्पिरेटरी स्प्रेड है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है। छींक मारेगा, बात करेगा तो इससे ही वायरस स्प्रेड होता है। बाकी मीन्स बहुत कम है, हैंड टचिंग, क्योंकि अगर आप सैनिटाइज कर लेते हैं तो आप बच जाते हैं उस चीज़ से। लेकिन फेस मास्क मोस्ट ऑफ द टाइम, हमने फेस मास्क नहीं पहना हुआ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग है हमारी, तो एटलीस्ट फेस मास्क जो है वो जब भी घर में कोई काम करने वाले हैं या जिस तरह घरों में होते हैं कोई गेस्ट आए तो बेहतर ये है कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। और डॉक्टर साहब उनको साफ सुथरा मास्क खुद से प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो मास्क पहन के आ रही होती है ना, वो 100 साल पुराना होता है, वो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी होती हैं, उसी पर उनके जो है वो सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस जो है वो चिमटे होते हैं, और वही बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसलिए वो जो मास्क पहन के आ रही हैं वो बाहर डिस्ट्रॉय करवाए। मैं तो भाई इस तरह ही करती हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब जो मैं करती हूँ वही आपको बता रही हूँ कि प्लीज इस तरह करें कि और अपने पास अलग से मास्क रखें और उनको वो मास्क दें कि हैंड सैनिटाइज करो, हाथ धो, यहाँ से सैनिटाइजर लेके अंदर आओ। ये देखिए बहुत मुश्किल काम है। ये जो मुझ जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, अक्सर लोग ये कहते हैं पता नहीं क्या ये जो है वो बाजी को हो गया कि क्या मसाइल हैं इनके कि ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं। लेकिन क्या करें, हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमें उनकी केयर करनी है, तो हमें ऐसे ही हिफाजत करनी पड़ेगी अब, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे या कुछ भी समझे। तो इसलिए आप इन चीज़ों का एहतियात करें। और दूसरे डॉक्टर साहब मैं एक और बात करती हूँ कि ये जो कप हैं, गिलास हैं, ये एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हाँ, क्योंकि जो हमारा लुआब है वो यूज़ होता है कप के ऊपर, अगर कोई कैरियर भी है, पॉजिटिव भी है, तो वो अगर इसको यूज़ करेगा तो इन्फेक्ट हो सकता है। हाँ। तो हमें प्रॉपर वॉशिंग करके हम इनको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, मास्क की आपने बात की, मास्क जो होता है मोस्टली जो मार्केट में बड़े चीप मास्क अवेलेबल हैं और वो सिंगल यूज़ के लिए, एक दिन यूज़ करें आप उसके बाद फेंक दें, उसको वो बार बार रीयूजेबल नहीं है, बस एक दफ़ा, और बड़े चीप अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको एटलीस्ट वो कर लेना चाहिए। डबल लेयर्ड होते हैं, कफ भी करें आप, स्नीज भी करें तो वो जो स्प्रेड है डिस्टेंस वो बड़ा मिनिमल होता है। तो दूसरों को आप बेसिकली इसमें आपने अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। बिल्कुल अपनी ऐसे ही फैमिली को, अपने उठने बैठने वालों को, इन सबको बचाना है। ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कपड़े का मास्क ठीक है? कपड़े के मास्क में एटलीस्ट हम जो कफ़ करेंगे या बोलेंगे तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं जो पर्टिकुलरली इस कोविड के टाइम में, तो जो स्नीज करेंगे या कफ़ करेंगे तो वो कुछ जो मीटर्स हैं वो कवर करते हैं, एटलीस्ट हम उस चीज़ से बच जाते हैं। या ऐसे भी है कि अगर जो फीमेल्स वेल करती हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि एटलीस्ट वो नकाब में तो हैं, उससे फेस कवर्ड रहता है। अगर आप कफिंग स्नीजिंग है या किससे बात कर रहे हैं तो आप कवर्ड हैं, कुछ हद तक आप एटलीस्ट उसमें प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन वैसे तो जो सर्जिकल मास्क है मेरा ख्याल है तो बेस्ट वही है। हाँ, सबसे देखें उसके अलावा डिफरेंट लेवल्स हैं ना, कोई ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो चलो। आजकल तो ब्राइड के कपड़ों के साथ भी मास्क आ गए हैं। वो कपड़े का मास्क आपको कितना प्रोटेक्ट कर सकता है? वो तो इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसमें आपका सिर्फ सांस ही रुक सकता है। तो यही हो रहा है, मैंने तो यही देखा है। जो मास्क हैं सर्जिकल वो तो प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए हैं बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए, उसमें लेयर्स बनाई गई हैं कि किस तरह पोर्स हैं, किस साइज़ के पोर्स हैं। तो हमारे यहाँ वो इतना कॉमन हो गया मास्क के, कपड़े की भी वो जो शर्ट होती है ना उसी के कपड़ा बचता है, उसी का मास्क बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मुंह पे लपेट लेते हैं, वो सारा सांस रुक जाता है बंदे का कि उसमें क्या सुराख करेंगे आप ये जो सांस लेने के लिए। इस तरह की डिफरेंट किस्म की अजीब गरीब हरकतों पे हम जो है वो कर रहे हैं और ये हमें बीमार कर रही हैं। बेसिकली ये चीज़ें हमें बीमार कर रही हैं और हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर हंसकर ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ये मुझे हंसी इस वजह से आती है कि हम कैसे लोग हैं, हमें बिल्कुल समझ नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, बीमार भी होते हैं। ये देखें छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें हैं, आपके घर में हो रही हैं और आपको इस चीज़ पर आप नोटिस ही नहीं ले रहे कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द। अगर आप छोटी छोटी बातों को नोटिस नहीं करेंगे तो फिर आपके पास बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एहतियात तो छोटी छोटी स्टार्ट होती है ना, बड़ी एहतियात तो नहीं आप एकदम से स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप जो है वो ये काम करें। फिर आप अपने हाथ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लगते हैं, बार बार आपको हाथ तो नहीं धो सकते, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आपके पास है, आप सैनिटाइज करें तो आपके हाथ जो है वो साफ़ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्र के जो लोग हमारे घरों में मौजूद हैं
दादा दादी हो गए या जिनके वालिदैन भी जो है वो बड़ी उम्र को पहुंच गए 50+ हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो खाने में क्या चीज़ें खाएं, इस मौसम में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे उनका सीना जो है वो उसको ठंड ना लगे या वो ख़राब ना हो, कौन कौन सी चीज़ें अपनी जो है वो डाइट में रखें, और किस तरह से क्या उनको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, क्या उनको कैल्शियम लेनी चाहिए, ये ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। हाँ, डेफिनेटली ओल्ड एज में क्योंकि बोन्स ऑस्टियोप्रोटिक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं विद टाइम, जैसे बुढ़ापा आ जाता है इंसान में बोन्स भी ऐसी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पर्टिकुलरली कैल्शियम, विटामिन डी, ये सप्लीमेंट्स जो है ना ये मैंडेटरी हैं, और इसके अलावा मिनरल्स, इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और मीट ये उनको पर्टिकुलरली ये यूज़ करना चाहिए। आजकल के सीज़न में जिस तरह हमारे पास एग्स अवेलेबल हैं, तो बॉइल्ड फिश है, एग है, ताकि इस फॉर्म में ये चीज़ें यूज़ करें जो ओल्ड एज हैं हमारे। और सप्लीमेंटेशन में जैसे मैंने कहा विटामिन डी, मिनरल्स और विटामिन सी ये बड़े इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली उनकी बोन्स के लिए। और दूसरा ये कि अपने आप को वो बचाएँ, सर्दी से बचाएँ, अपने प्रॉपर क्लोथिंग रखें, और सर्दी से गर्मी का जो वो रूम की शिफ्ट ओवर है उससे बचाएं अपने आप को। हीटर्स यूज़ करें ताकि नमूनिया से बचा जा सके, क्योंकि ओल्ड एज में हीटर्स की बात जो है, हीटर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हीटर का इस्तेमाल लाजमी रखें, अपनी लाइफ में ही आपको वार्म रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना रखें, क्योंकि उससे भी आपका जो है वो स्किन जो है ना वो खुश्क होनी, ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और आपको पता नहीं चल रहा होता, स्किन पे ना खारिश स्टार्ट हो जाती है। अक्सर औक़ात आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हाई हो जाए, ज़्यादा वार्म हो जाए, तो फिर उसके बाद स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है, और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो ये आप इसमें जो है ना वो सबसे पहले अपनी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखें। जब भी आप हीटर में रहें तो स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहनी चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या कुछ भी जो है वो इफेक्ट जो है वो नहीं करेगा, फिर आपकी जो बॉडी में इस तरह से ईचिंग नहीं होगी, वो जो है वो आप उससे जो है वो रिकवर रहेंगे। ये चीज़ें जो है वो इसका एहतियात और इसका ध्यान जो है वो रखें। अच्छा, खाने में जो है वो आपने जैसे बताया कि मीट लाजमी लें, अंडे लें, तो बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों की डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? बच्चों में डेफिनेटली फ्रूट्स ऐड करें, ये ओल्ड एज में भी ऐड किए जा सकते हैं डेफिनेटली, और इसके अलावा बच्चों में एग्स ऐड करें, मीट बच्चों में भी ऐड करें, और फ्रूट्स पर्टिकुलरली बच्चों में बहुत कॉमन यूज़ करवाएं। डॉक्टर साहब, देखा ये गया है वैसे तो ये बनाना का जो है वो मौसम है, लेकिन बनाना खाने की वजह से बुज़ुर्गों को भी और बच्चों को भी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ये क्या है? अच्छा, ये हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी फ्रूट में पर्टिकुलरली जो बनाना है वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे रेशा तो नहीं होता। अच्छा, मेडिकली वैसे ऐसा कोई ऐसा प्रूवन कोई चीज़ नहीं है, बेसिकली ये मिथ है एक, ये मिथ है। तो हमें मतलब हम केला तो जी ठंडा होता है, और आप अमरूद ले लें तो वो भी उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो अगर आप बच्चों को देंगे तो उनका सीना जो है वो जकड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा, ऐसा क्या है? हालांकि ये तो इसी मौसम के फ्रूट्स हैं। हाँ, ये इसी मौसम के फ्रूट हैं, बेसिकली ये एक मिथ है, हमने इस मिथ को रॉन्ग प्रूवन करना है। तो ये हर एक की अपनी सोच है, लेकिन हम तो यूज़ करवाते हैं। हमने वैसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ऐसा हो कि बनाना खाने से सर्दी के सीज़न में कफ स्टार्ट हो जाए या रेशा हो जाए। बेसिकली कफ और रेशे का जो मैकेनिज़्म है वो प्रोडक्शन ही डिफरेंट है, कि वो इन्फेक्शंस हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं जो कॉज करवाती हैं। उसमें एज सच इस तरह फ्रूट्स का डायरेक्टली को अमल दखल नहीं है। ठीक, तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा कि ये डेफिनेटली सेफली और आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा ना यूज़ करें। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक लिमिटेड अमाउंट में आप चीज़ें बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये तो नहीं ना कि बच्चों को आज भी, कल भी, परसों भी डेली आपने जो है वो केले खिला रहे हैं कि जी बच्चा मोटा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इसमें एतदाल रखें, क्योंकि ऐसे भी लोग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फ्रूट चाट बहुत अच्छी चीज़ है, आप मिक्स फ्रूट्स का जो है वो चाट बना के बच्चों को दे सकते हैं, और उसमें मिर्च जो है वो मसाला ना डालें, वो आप जो है बच्चे बड़े शौक से जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ें जो है क्रीम चाट वगैरह आप उनको दे सकते हैं। लेकिन इस मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत होती है, इसकी क्या वजूहात हैं? कौन सी ऐसी फूड है जिससे फूड पॉइजन हो रहा है, और बच्चों में ख़ास तौर पे खुला दूध पीने की वजह से, ये क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, फूड पॉइजनिंग मोस्टली डिफरेंट इसकी कॉजेज़ हैं कि जो डिफरेंट वजूहात की वजह से होती हैं। मोस्टली ये है कि हमारे अगर हैंड क्लीन नहीं है, कि जब अगर हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम हैंड प्रॉपर वॉश नहीं करते। ठीक है। तो कुछ जो जरासीम है वहाँ से ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो जब हमारी स्टमक में, मैदे में जाते हैं, आंतड़ियों में जाते हैं, वहाँ इन्फेक्शन कर देते हैं। सबसे कॉमन कॉज जो बच्चों में ऑब्जर्व किया गया वो ये है, और किसी हद तक एडल्ट्स में भी ये है, क्योंकि बच्चों को जब वो क्लीन करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसके अलावा बाकी जो स्टोर्ड फूड आइटम्स हैं, जो अनहाइजेनिक फूड्स अवेलेबल है मार्केट में, जी, जो प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, उसके ऊपर
इंसेक्ट्स का आना जाना है, ये जरा मक्खियाँ वो आती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो एक मक्खी जो एक इन्फेक्शन लेकर ट्रैवल करती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे मूव कर रही होती है। सही तो जब वही फूड आप खाते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाती है, आंतड़ियों में, तो इन्फेक्शन कॉज करती है, फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम हाइजेनिक फूड खाएं और अच्छी हेल्दी फूड खाएं, ये सबसे बेहतर ये और तरीका है। बच्चों को भी वही दें, बच्चों को भी डेफिनेटली। और इस मौसम में ये चिप्स, निम्को और इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। बच्चों को बोतलें पिलाना और ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बच्चों को सबसे पहले जो है, हाँ बेटा कौन सी बॉटल पियेंगे आप, क्या करेंगे, ये काम ना करें प्लीज़, बराए मेहरबानी इससे अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्टर साहब गला ख़राब होने की सबसे बड़ी वजूहात ये भी हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से डॉक्टर भी एग्री करता हूँ, बल्कि आजकल के बच्चे तो चिप्स और निम्को ना खाएं तो उनका तो दिन ही नहीं गुजरता। वो लगा दिया ना वालिदैन ने उनको, जो है वो एक टेस्ट दे दिया, वो उन्हें फ्रूट पे लगाया ही नहीं, उनको घर की चीज़ें बना के दी नहीं गई। उन्हें घर में बने हुए शामी कबाब मिले तो वो बाज़ार की जो है वो फ्रोज़न आइटम्स को क्यों लाइक करें। उनको घर में हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जा रही हो। वालिदैन तो जो है मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हैं, ये वालिदैन के पास तो टाइम नहीं है, तो वो वालदा जो हैं वो भी अपनी काम में बिज़ी हैं, उनको जाहिर है कि हस्बैंड की भी टेंशन है, तो वो बच्चों को क्या देखें। मतलब 100 चीज़ें हैं ना हमारे पाकिस्तान में, मसाइल ही बड़े हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। असल में बीमारियों की जड़ जो है ना वो हमारे दिमाग से स्टार्ट होती है। मैं आपको सीधी और साफ और खरी बात ये बता रही हूँ कि जब तक आप दिमागी तौर पे रिलैक्स नहीं है ना, तब तक आप फिजिकली तौर पे फिट नहीं हो सकते। कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, आपको महसूस होती रहेगी, आपको प्रॉब्लम करती रहेगी। एटलीस्ट आपका मैदा तो कभी ठीक नहीं रहेगा अगर आप फिजूल का डिप्रेशन जो है वो लेते रहेंगे। जो मैदा ठीक नहीं है, खाने का निज़ाम ठीक नहीं है, तो फिर क्या ठीक रहेगा? आपकी फिजिकली जो फिटनेस है वो ख़राब हो जाएगी और आप जो है वो टेंशन ले लेके अपने आप को जो है वो एक शुगर पेशेंट बना लेंगे, या आप जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे। और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी जो इस प्रोसेस जो है वो इन प्रोसेस जो है वो लीड कर रही हैं और हो रही हैं, क्योंकि हम रोज़ ये चीज़ें देखते हैं तो हमें जो है वो पता चल रहा है। डॉक्टर साहब मशवरा क्या देंगे इस मौसम में, अपनी केयर जिस तरह करनी है, आपने एहतियाती तदाबीर भी सारी बता दी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है? क्योंकि इस वक्त में जो सीना और छाती का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत कॉमन है, और ये इतना कॉमन हो चुका है कि आप भी इसको जो है वो, क्योंकि आपका तो जाहिर है पल्मो डिपार्टमेंट ही है, आप तो उसको डील कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो और हॉस्पिटल हैं वो भरे पड़े हैं, तो ये क्या कहेंगे आपके लोग किस तरह एहतियात करें, कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, खाएं ना, पिए ना, क्या करें, क्या चीज़ें लें? अच्छा, जिस तरह सर्दियां हैं, सर्दियों में जो आउटडोर फूड्स हैं कोशिश है कि उनको अवॉइड करें, घर में बनी हुई चीज़ें लें सर्दियों में, और अपना ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करें। सोना उठना एक लिमिटेड टाइम जो भी आपका है वो होना चाहिए, ज़्यादा लेट नाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वेदर एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर हैं। आज नहीं पता लगता टेम्परेचर कितना हुआ, कल नहीं पता लगता टेम्परेचर कहाँ तक ड्रॉप हो गया। तो ये तो वो हैं जो आप जो कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बात की कि आप वार्म क्लोथिंग यूज़ करें, आप फूड ऐसी खाएं कि जिसमें बॉडी आपकी वार्म रहे। और इसके अलावा जो एक और बात जो आपने हीटर्स की बात की ना, हीटर्स की बात में ये था, जैसे आपने लास्ट टाइम अभी मरी में देखा है, लास्ट मंथ हुआ था कि जो हीटर्स में बेसिकली जो जैसे मैंने बात की कि रूम को वार्म रखना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना ही वार्म कर देंगे, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड और अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बेसिकली वो जो हीटर्स हैं वो कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं, इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, दिल घबराना शुरू हो जाता है ना उसमें, एग्जैक्टली पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, दिल घबराने लग जाता है। तो आप बल्कि गाड़ी का हीटर भी अगर आप बहुत ज़्यादा देर चला लें तो आप नहीं चला सकते, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आपको शीशे खोलने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऑक्सीजन का आना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डाइट में अच्छी हेल्दी डाइट रखें, अपने आप को सर्दी से बचाएं, और आजकल के कोविड के सीज़न में मास्क पहनें, डिस्टेंस रखें 6 फीट का। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क की पाबंदी हो, और वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को अपडेट रखें। वैक्सीनेशन जितनी भी आ चुकी हैं, जो भी आप लगवा रहे हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जो लगती है आपको फिजिबल है, वो वैक्सीनेशन अपनी ज़रूर करवाएं, प्लीज़ खुदारा ज़रूर करवाएं, वो आपको बहुत सेफ़ करेगी कोविड से। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही तफसीलन जो है लोगों को गाइडेंस दी, और मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम हमारा जो हमने स्पेशली इन्फेक्शन पे, बीमारियों पे, सीने की प्रॉब्लम्स पे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए किया, बच्चों के लिए किया, कि इस मौसम में जो है वो कोविड भी है, हमारे पास और भी वायरसेस हैं, इन्फेक्शन भी हैं, तो प्लीज़ स्मोक भी है जहाँ, वहाँ पे अपनी
बहुत एहतियात करें, ख्याल करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ रहते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके घर में कोई बहुत सख्त बीमार है और आपको समझ नहीं आ रही है कि अच्छे डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, तो हम यहाँ पर अच्छे डॉक्टर ही बुलाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनसे आपका इंटरेक्ट भी करवाएं और आप उनसे सवालात भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान डेट के साथ, जो भी डेट जिसको प्रोग्राम मेरा चलता है, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे रिपीट होता है और रात को 12 बजे रिपीट होता है। ये लिख लें आप कि डेली रूटीन में 7 डेज इन अ वीक आपकी मेरी मुलाकात होती है, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे रिपीट में आप जो है वो ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो अगर एक टाइम मिस हो जाता है तो 2 टाइम आप इसको ज़रूर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन अगर और भी मिस हो जाए तो आप फिर सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे नाम लिखेंगे पूरा कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान और डेट लिखेंगे तो प्रोग्राम आ जाएगा। कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही मुझे बताइए कि अगर मजीद कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, हम इसको मजीद प्रोग्राम को बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।